नमस्कार, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बीयू संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हमारे संस्थान के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे साथ में जो अतिथि हैं वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की पहचान है। हमारे साथ में है कुल सचिव विनय कुमार सिंह जी, सर आपका स्वागत है। और इसके साथ भी हमारे एक्सपर्ट के रूप में हैं डॉक्टर यशोदा शर्मा मैम और डॉक्टर अनुपम व्यास सर। आज हमारा जो चर्चा का विषय है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बुंदेलखंड क्षेत्र का एक जो है अनुपम विश्वविद्यालय है और यहाँ पर जो है हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी को लेकर के वर्तमान में जो एडमिशन्स को लेकर के प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तो इसी के संबंध में हम कुल सचिव महोदय से इसके बारे में जानकारी जानना चाहेंगे। तो सर, ये जो हमारा विश्वविद्यालय है इसमें सर कितने संकाय और संस्थान इसमें बच्चे पाठ्यक्रम में शिक्षा ले सकते हैं? सर अभी हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कुल 42 पाठ्यक्रमों में हम पिछले वर्षों में प्रवेश परीक्षाएं कराते रहे हैं, और जबकि पाठ्यक्रम 100 से अधिक है, लगभग 132 पाठ्यक्रम हैं जो संचालित हो रहे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ पाठ्यक्रमों के ऐसे भी हैं जो महाविद्यालयों में भी संचालित होते हैं। तो एंट्रेंस और डायरेक्ट एडमिशन दोनों एक साथ विज्ञापित किए जा रहे हैं। जिन विषयों में छात्रों की संख्या, आवेदकों की संख्या कम होगी, उनको सीधे प्रवेश के लिए अनुमति दी जाएगी, और जिनमें छात्रों की संख्या, आवेदकों की संख्या अधिक होगी, उनको प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिलाए जाएंगे। कुछ पाठ्यक्रम ऐसे भी हैं जिनको अपेक्स बॉडीज़ के, रेगुलेटरी बॉडीज़ के निर्देशन में एडमिशन कराए जाते हैं। तो वो एडमिशन उनकी प्रक्रिया के अनुसार या उनके रेगुलेटरी बॉडीज़ के निर्देशानुसार संपन्न कराए जाते हैं। उनमें कुछ सीट्स भी एलोकेट की जाती हैं। जैसे बीएड का पाठ्यक्रम है तो वो हम लोगों ने उसको संयुक्त राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा से करना होता है, और तो उसको पृथक कर देते हैं। एलएलबी के पाठ्यक्रम हैं तो उसको संयुक्त रूप से प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कराते हैं। कॉलेजेस में भी ये पाठ्यक्रम चलते हैं। और फार्मेसी के या टेक्निकल जो प्रोग्राम्स हमारे हैं, उनमें टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के जो परीक्षाएं होती हैं उनसे भी एक कोटा निर्धारित है, और उस कोटे से बच्चे आते हैं। और कुछ फार्मेसी और इसके रेगुलेटरी बॉडीज़ के जो अच्छे पाठ्यक्रम हैं, उनमें हम लोगों ने तय किया, विश्वविद्यालय प्रशासन ने तय किया कि रेगुलेटरी बॉडीज़ से जो बच्चे या उनकी जो एनटीए की जो परीक्षाएं होती हैं उनसे जो बच्चे आते हैं, वो ज़्यादा अच्छे बच्चे होते हैं जो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाई करेंगे तो प्रगति करेंगे, विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। तो इस उद्देश्य से रेगुलेटरी बॉडीज़ के या एनटीए की जो परीक्षाएं संपादित होती हैं, उनसे भी बच्चों को लेने का इस बार जो है प्रावधान किया गया है। सर, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार जो है नई शिक्षा नीति को लेकर के जो है बहुत ही अपनी पहल जारी करी हुई है। तो हमारा जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है सर, वो सर इस प्रक्रिया में किस प्रकार से सक्रिय है? उत्तर प्रदेश सरकार के नीति के अनुसार हमने पिछले वर्ष से ही एनईपी 2020 के जो प्रोविज़न थे वो लागू कर दिए हैं, और हमको खुशी है बताने में कि उसकी परीक्षाएं भी हम संपन्न करा रहे हैं। और इस बार जो निर्देश आए हैं पीएचडी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए, उनके लिए पाठ्यक्रमों का निर्माण कराया जा रहा है, और सैद्धांतिक रूप से एकेडमिक काउंसिल और कार्य परिषद से होते हुए कुलपति जी की अनुमति से ये पीजी में भी हमने इसको लागू कर दिया है। आगामी जो जुलाई सत्र होगा उससे पीजी पाठ्यक्रमों में और पीएचडी में एनईपी पूरी तरह से लागू हो जाएगी। जैसे सर ने बताया कि हम लोग एनईपी को लेकर भी क्रियाशील हैं, और जहां बुंदेलखंड विश्वविद्यालय नए प्रवेश के लिए अपनी प्रक्रिया प्रारंभ किए हुए, वहीं पर साथ में हम लोग नैक में अपनी ग्रेडिंग के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर के हमारे साथ में जो एक्सपर्ट है डॉक्टर यशोदा शर्मा मैडम, वो पिछले विगत कई वर्षों से नए मूल्यांकन को लेकर कार्य कर रही हैं। तो मैडम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, और मैं चाहूँगा कि मैडम आप हमको बताएं कि हमारी नैक की तैयारी किस प्रकार से चल रही है। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है, एकमात्र, जो चौथे चक्र में नैक एक्रेडिटेशन कराने जा रहा है। विश्वविद्यालय के पास काफ़ी अच्छी टीम है। हमने 3 टीम एलोकेट की हैं इस काम के लिए, जो कि अनेक मानकों
के आधार पर विश्वविद्यालय की नैक एक्रेडिटेशन की तैयारी को पूरा करेंगे और सभी टीमें आपस में समन्वय के साथ और आपसी सहयोग के साथ काम कर रही हैं। उनकी बैठक होती हैं। एक तरह से 3 टियर सिस्टम्स के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। एक कोर टीम है जो डीन से संबंधित है, एक IQAC है सबसे टॉप पे, उसके बाद डीन्स की टीम है, उसके बाद कोर टीम है। तो ये सभी टीमें आपस में समन्वय स्थापित करके नैक के सभी मानकों पे विश्वविद्यालय को सबसे उत्तम ग्रेड दिलाने के लिए कटिबद्ध है। जैसे मैडम ने बताया कि नैक के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, तो मैडम एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि नैक में अगर हम उच्च ग्रेड प्राप्त करते हैं तो इसके हमको क्या लाभ मिल सकते हैं मैम? सभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय अच्छा ग्रेड प्राप्त करेंगे, प्रवेश में उनको प्राथमिकता मिलेगी, उनकी ब्रांड इमेज होगी। इसके अतिरिक्त जो फंडिंग एजेंसीज़ हैं वो भी जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो ग्रांट को इंट्रोड्यूस किया है इस बार, कि जिसकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसको जो अनुदान है वो उसी के अनुसार आवंटित किया जाएगा। और A ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ को 3 टाइम मतलब 3 गुना लगभग ग्रांट मिलेगा। तो इसलिए प्रदेश के विकास के लिए, विश्वविद्यालय के विकास के लिए और बच्चों के हित में ये जो नैक का जो मूल्यांकन है या अच्छा ग्रेड है काफ़ी बड़ी भूमिका अदा करेगा। हम सभी को आशा है कि हम लोग नैक में है जो उच्च ग्रेड प्राप्त करेंगे। हमारे साथ में इंजीनियर अनुपम व्यास जी हैं और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में इंजीनियर की एक बड़ी फैकल्टी है। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर ये जो हमारा इंजीनियरिंग विभाग है सर, इसका थोड़ा इसके बारे में सर जानकारी दें सर। धन्यवाद कौशल जी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का IIT संस्थान वर्ष 2000 में फूड टेक ब्रांच के साथ शुरू किया गया, लेकिन धीरे धीरे बुंदेलखंड क्षेत्र में जो विद्यार्थियों का इंजीनियरिंग के प्रति रुझान था उसको बढ़ता हुआ देखकर वर्ष 2002 में इसमें 6 ब्रांचेस को और ऐड कर दिया गया, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फूड इंजीनियरिंग एंड साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और 7 ब्रांचेस के साथ वर्तमान में IIT बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में चल रहा है। बड़े गौरव का विषय है कि 4 ब्रांचेस तो विश्वविद्यालय में ऐसी हैं जो UPTU की काउंसलिंग से पूरे 60 प्रवेश हमको वहीं से मिल जाते हैं। जैसा कि अभी रजिस्ट्रार साहब ने अपनी चर्चा में बताया था कि जो एडमिशन्स हमारे एपेक्स अथॉरिटीज़ की काउंसलिंग के माध्यम से आते हैं, उन विद्यार्थियों की योग्यता और उनका जो प्रदर्शन है वो बाकी विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर रहता है। तो कोशिश यही रहती है कि हमारे सारे पाठ्यक्रम इस लेवल के रहे कि हमको डायरेक्ट एडमिशन या मेरिट बेस्ड एडमिशन की तरफ जाना ही ना पड़े। जो कुछ ब्रांचेज़ हैं उनमें भी हम प्रयासरत हैं कि हमको पूरे एडमिशन काउंसलिंग से ही मिले। और जैसा कि डॉक्टर यशोधरा शर्मा मैम ने बताया कि एक बार अगर नैक के चौथे साइकिल में हम A++ ग्रेड हासिल करते हैं तो आज का विद्यार्थी इतना जागरूक है कि वह एडमिशन लेने के पहले संस्था की नैक ग्रेडिंग भी देखता है, NBA भी देखता है, NABL भी देखता है। और अगर ये सारे अप्रूवल्स हमको मिल जाते हैं तो निकट भविष्य में हम बाकी 3 ब्रांचेस में जो एडमिशन की थोड़ी बहुत समस्या है उससे भी निजात पा लेंगे। सर अभी हम लोगों ने देखा कि पिछले साल अभी एक फंक्शन में कि इंजीनियरिंग विभाग के बहुत सारे बच्चों ने गेट एग्जाम क्लियर किया हुआ है। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या सफलता कारण उन बच्चों की सफलता के पीछे इसके पीछे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। गेट एक विद्यार्थियों के अध्ययन का पैमाना है। गेट जो होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, ये विशेष रूप से सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है। यह साधारण परीक्षा नहीं है, थोड़ा सा कठिन होती है और बच्चों को इसमें बहुत मेहनत करनी होती है। तो इसका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके का होता है कि इसमें 4 साल का जो कंटेंट्स है वो पूछा जाता है। तो जब विद्यार्थी बड़ी संख्या में गेट क्वालिफाई करते हैं तो हम शिक्षकों को मन में एक बड़ा संतुष्टि मिलती है कि पिछले 4 साल में जितने भी शिक्षक इन विद्यार्थियों से एसोसिएटेड रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, उन सभी ने अपनी भूमिका बेहतर रूप से अदा की। और साथ में जब बच्चा फाइनल ईयर में है और स्पेसिफिकली गेट की तैयारी कर रहा है तो उसने भी अपने बेहतरीन एफर्ट्स किए हैं, जिनके संयुक्त रिजल्ट के रूप में वो बच्चा गेट क्वालिफाई होता है। और जब हम लोग डिपार्टमेंट्स में फ़ोन करके कोऑर्डिनेटर्स से गेट विद्यार्थियों की संख्या मांगते हैं जो बहुत अच्छी होती है, तो यह पूरे IIT में एक प्रसन्नता का कारण बनता है। निश्चित ही व्यास सर इस प्रकार की जानकारी दी है, बच्चे इसको सुनकर के लाभान्वित होंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे। सर का एक
छोटा कार्यकाल और प्रभावी कार्यकाल रहा है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में। सर, इसको लेकर के कैसा रहेगा कि आपका कैसा अनुभव रहा है सर? उस प्रश्न के उत्तर के पहले मैं नैक के बारे में, जैसा अभी डॉक्टर यशोधरा जी ने बिल्कुल बताया, सर। नैक की तैयारी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। और मैं देखकर आश्चर्य था आकर ही कि हमारे यहाँ फैकल्टीज़ जो हैं और जो नैक की के काम देख रही हैं, डॉक्टर यशोधरा जी हैं, डॉक्टर काव्या हैं, तो ये सारे लोग कितने लगन से काम कर रहे हैं। और मैं जिस विश्वविद्यालय से आया वो प्रथम बार 1975 के बाद, स्थापना के बाद पहली बार 2021 में नैक ग्रेडिंग प्राप्त किया। तो और यहाँ आके मुझे पता चला कि ये 4th साइकिल में हम जा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये बड़ी प्रसन्नता हुई हमको कि ये इस प्रकार का विश्वविद्यालय की 4थे साइकिल में हम जा रहे हैं और पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है और SSR दाखिल करने की स्थिति में है। आपको बताएं कि एक एक्सपर्ट्स को भी कुलपति जी ने बुलाया था इस पे विशेषज्ञ के रूप में। बिल्कुल सर। तो उन्होंने जो असेसमेंट किया, तो और मेरी जो डॉक्टर यशोधरा जी से बात हुई और कुलपति जी के समक्ष, तो जो नैक की A ग्रेडिंग है, A+ की ग्रेडिंग के लिए जो हमें जहाँ तक हमें अचीव करना होता है मार्क्स, तो हमारा अपना इंटरनल असेसमेंट वहाँ तक पहुँच रहा है। अब हमें उसको बनाए रखने की ज़रूरत है, उस पर हम स्टेबल हो जाएं और जो असेसमेंट हम वहाँ SSR भेजेंगे उस पर हम खरे उतरें, हमारी इतनी जिम्मेदारी है। और पिछले दिनों 2 दिन पहले एक बैठक कुलपति जी ने की थी। प्रशासनिक कार्यों से मैं बहुत बिजी था, मैं 3 घंटे लगभग मैं देखता रहा कि बैठक समाप्त हुई कि नहीं समाप्त हुई। तो पता चला कि वो क्राइटेरियाज़ जो 7 क्राइटेरियाज़ हैं उसके कोऑर्डिनेटर्स की स्पेसिफिक बैठक हो रही थी। और मुझे शाम को 5:30 बजे जाना पड़ा विशेष कार्य से कुलपति जी से वार्ता करने, तब भी वो उसी मीटिंग में बैठे थे। तो मुझे लगता है कि इतना डेडिकेशन है और नेतृत्व हमारा इतना अच्छा है और हमारे कार्य करने वाले लोग इतने अच्छे हैं, तो हमको A++ मिल जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। अब दूसरे अनुभव वाला प्रश्न सर अभी रह गया जो है। दूसरे प्रश्न का जवाब देते हैं कि पुराना विश्वविद्यालय है, सुना हुआ था कि काफ़ी टेक्निकली साउंड है और मतलब ये था कि जो यहाँ की ऑटोमेशन है वो बहुत अच्छा है, ये सुना था। तो उससे उस पर खरे भी उतर रहे हैं। हमारे डॉक्टर दीपक जी हैं और साबिर अली जी हैं, तो इन्होंने अच्छा काम किया है क्योंकि ऑटोमेशन से ही हमारी छवि राज्य स्तर पर, शासन स्तर पर अच्छी बनती है। हमको डिजी लॉकर पर क्या करना है, अबेकस पर क्या करना है और बाकी जो ऑनलाइन अफिलिएशन NOC पर क्या करना है। तो हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, हमारी ऑनलाइन जो काम करने वाले लोग हैं, हमारी फैकल्टीज़ हैं, इन लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा है और इसी से हमें वहाँ बड़ी तारीफ मिलती रहती है। शासन में हमारे जब मीटिंग्स होती है, तो चूँकि इन कामों में हमने कल भी मीटिंग के दौरान उन्होंने पूछा कि पिछले सप्ताह में किसने 25,000 से अधिक डिजी लॉकर पर अपलोड किया, तो मैंने बताया कि नहीं, मैंने 55,000 किए हुए हैं। तो उसकी तारीफ हुई, तो अच्छा लग रहा है कि यहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे जो नॉन टीचिंग फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि कुलपति जी बहुत अच्छे और बहुत नॉलेजेबल और मार्गदर्शक हैं हम लोगों के, तो बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। और आपका स्टूडियो भी बहुत अच्छा है, इसका भी अच्छा अनुभव हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी अच्छे अनुभव के साथ हम लोग आगे चलेंगे। धन्यवाद। तो ये आज हमारी एक लघु चर्चा थी विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के, यहाँ पर जो नैक मूल्यांकन को लेकर के और जो हमारे कई सारे विभागों में हैं उनमें क्या सहूलतें हैं, हमारे बच्चे किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं हमारे साथ जो अतिथि है उनका धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ में यशोधरा शर्मा मैडम थी, हमारे साथ में इंजीनियर अनुपम व्यास जी थे और इसके साथ ही हमारे साथ में जो दर्शक के रूप में हमारे साथ में डॉक्टर सादिक, डॉक्टर साबित, डॉक्टर तोमर और यशवंत जी हमारे साथ में थे। और मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा कुलसचिव सर का कि उन्होंने बहुत हम लोगों को समय दिया और निश्चित ही कुलपति जी के मार्गदर्शन में और हम आपस में सबके सहयोग से ये विश्वविद्यालय जो है वो प्रगतिशील रहेगा और उत्तर प्रदेश में जो है प्रथम तो रहा ही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान बनाएगा।
तो दोबारा फिर आपसे बीयू संवाद की किसी अन्य कार्यक्रम में चर्चा होगी। आज के लिए बहुत ही धन्यवाद। नमस्कार।